हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि एंड इस लेक्चर में हम लोग मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अभी इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अलेक्जेंडर के बारे में डिस्कस किया था कि अलेक्जेंडर कैसे इंडिया पर इन्वेड करते हैं। बहुत बड़ा पार्ट जो है पूरा एशिया का, यूरोप का एंड इंडिया का बहुत सारा पार्ट जो है वो कैसे इन्वेड करते हैं, कैसे कॉन्कर कर लेते हैं और किस तरीके से अलेक्जेंडर एक पूरे एरिया को कॉन्कर करने के बाद जब वो वापस जाते हैं तो इन एरियाज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पर अपने गवर्नर्स जो हैं वो बिठा के चले जाते हैं। अब जब अलेक्जेंडर वापस चले जाते हैं इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठा करके अब यहाँ पर आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर जब आया था तो उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि मौर्यन एम्पायर की फाउंडेशन से अब नया हिस्ट्री का एक नया एरा देखने को मिला था। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये थी कि पॉलिटिकल यूनिटी हमें देखने को मिलती है। पहले अलेक्जेंडर जब आए थे तो उस टाइम पर बहुत छोटे छोटे थे इंडिपेंडेंट स्टेट्स मौजूद थे और उनके जो रूलर्स थे, उनके जो किंग्स थे, जैसे छोटी छोटी इंडिपेंडेंट ट्राइब्स हो गई, और तो उनके जो किंग्स थे उनकी आपस में ही नहीं बनती थी। अब जिनकी आपस में ही नहीं बनती होती और जहाँ पर यूनिटी नहीं होती, ऐसी जगहों का फ़ायदा जो है बाहर के लोग उठाते हैं। फॉरेन इन्वेडर्स आके आपके पूरे एरिया पर कब्जा कर लेते हैं। पर मौर्यन एम्पायर के टाइम पे एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई थी कि पॉलिटिकल यूनिटी थी, आपस में राजाओं की अच्छी बनने लगी थी, तो एक यूनिटी देखी गई थी। साथ में अब इस टाइम तक आते आते इतने अच्छे से क्रोनोलॉजी और सोर्सेज हमें मिले हैं जिसकी वजह से हिस्ट्री जानना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। क्रोनोलॉजी सोर्सेज कैसे हो गए, जैसे हमें बहुत सारे इंडिजीनियस फॉरेन लिटरेरी सोर्सेज भी देखने को मिले हैं, बहुत सारे एपिग्राफिकल रिकॉर्ड्स भी हमें मिले हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता लगता है कि इस टाइम की हिस्ट्री जो है ये रही थी, इस टाइम पर ये रूलर थे, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, कल्चर कैसा था, ये सारी चीज़ें हमें पता लगती। एपिग्राफिकल रिकॉर्ड्स मेनली होते थे कि जो जैसे इंस्क्रिप्शंस वगैरह हो गए तो एक रिटन फॉर्म में हमें कुछ मिल जाता है। जैसे इंस्क्रिप्शंस वगैरह हमें इस टाइम पर मिले थे मौर्यन एम्पायर के टाइम पे, जिससे जो कि हमारे एपिग्राफिकल रिकॉर्ड्स जब मिले थे तो उससे हमें पता लगा था कि हिस्ट्री जो है इस प्रकार की रही थी। अब कुछ लिटरेरी सोर्सेज हम के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से लिटरेरी सोर्सेज उस टाइम पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लिटरेरी सोर्सेज है वो है कौटिल्याज अर्थशास्त्र। तो ये बुक जो है संस्कृत में लिखी गई थी, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी, और कौटिल्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के कंटेम्प्रेरी थे। कंटेम्प्रेरी मतलब होता है कि उनके टाइम पर ही रहने वाले थे, उनके टाइम के साथ रहने वाले थे। और कौटिल्य को इंडियन मैकियावेली भी कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको सिंस कौटिल्य की बात हुई है तो शॉर्ट में बता देती हूँ थोड़ा सा कौटिल्य के बारे में। चाणक्य भी कहा जाता है इनको। तो कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, तो विष्णुगुप्त भी इन्हें कहा जाता है, चाणक्य भी इन्हें कहा जाता है। तो कौटिल्य बेसिकली एंशिएंट इंडियन टीचर थे, फिलोसोफर थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, ज्यूरिस्ट भी थे और रॉयल एडवाइज़र भी थे। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर हमें कौटिल्य के बारे में ज़्यादा जाना जाता है। तो कौटिल्य जो थे उन्होंने बहुत सारी इंडियन पॉलिटिकल ट्रीटाइज लिखी थी, जिनमें से अर्थशास्त्र भी थी एक। ठीक है, और क्या हुआ था कि देखो, जब भी पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत जो मानी जाती है तो एक पायनियर जो थे पॉलिटिकल साइंस के और इकोनॉमिक्स के, तो जो पायनियर थे, जो आपकी शुरुआत मानी जाती है पॉल साइंस की, तो ये जो है कौटिल्य को माना जाता है कि कौटिल्य जो थे वो पायनियर थे इनके इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस की इंडिया में। और उनका जो जितना भी उन्होंने काम किया है वो बेसिकली क्लासिकल इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। और उनका जो काम है गुप्ता एम्पायर के टाइम पर आते आते जितना भी उनके वर्क्स थे वो सारे लॉस्ट हो गए थे, बट विद टाइम 20th सेंचुरी तक आते आते उनकी ये सारे काम जो है वापस से डिस्कवर हो गए थे। तो इनको इंडियन मैकियावेली भी कहा जाता है। और जो मैन्यूस्क्रिप्ट है अर्थशास्त्र की वो सबसे पहली बार आर रमाशास्त्री के द्वारा डिस्कवर की गई थी 1904 में। अर्थशास्त्र जो है उसमें टोटल 15 बुक्स आती हैं और 180 चैप्टर्स दिए गए हैं, बट इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स? देखो, सबसे पहला पार्ट है वो किंग से और उनके काउंसिल से डील करता है और अलग अलग जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे डील करता है। ठीक है, अब जो सेकेंड पार्ट है वो सिविल और क्रिमिनल लॉ से डील करता है, और जो थर्ड पार्ट है वो डिप्लोमेसी एंड वॉर से डील करता है। ठीक है,
और मौर्यास की हिस्ट्री को जानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स इसको माना जाता है। अब देखो, इसको आप याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि किंग होता है एक, ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जो है वो किंग से डील करेगा, दूसरा पार्ट जो है अब किंग जो है वो लॉज बनाएगा कुछ, तो सिविल और क्रिमिनल लॉ आ जाएंगे 2 तरीके के, ठीक है। उसके बाद अब ये चीज़ें किसके लिए ज़रूरी हैं, ताकि वॉर ना हो और डिप्लोमेसी मेंटेन रहे, तो ये सब चीज़ों के लिए ये ज़रूरी होता है। इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट वी मूव टू विशाखदत्त मुद्रा राक्षसा। तो मुद्रा राक्षसा जो है एक लिटरेरी सोर्स है, तो ये विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई है, एक ड्रामा है, ये संस्कृत में लिखा गया है ये। अब देखिए, ये जो ड्रामा है वो गुप्ता पीरियड के टाइम पर लिखा गया था, बट यहाँ पर ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे चंद्रगुप्त ने कौटिल्या की असिस्टेंस के साथ नंदास को हरा दिया था, ठीक है। तो नंदा डायनेस्टी, नंदास का एक बहुत बड़ा एम्पायर था, बहुत ग्रेट वेल्थ थी उनकी, तो उनको हराना काफ़ी मुश्किल ज़रूर था, बट कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्या के साथ मिलकर के उनकी असिस्टेंस के साथ नंदास को जो है वो ओवरथ्रू उन्होंने किया था। तो गुप्ता पीरियड के टाइम पर विशाखदत्त की मुद्रा राक्षसा संस्कृत का ये ड्रामा है, लिखा गया था, और इसमें मौर्यास के अंडर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन किस प्रकार की थी उसके बारे में भी मेंशन किया गया है। नेक्स्ट वी मूव टू मेगास्थनीज इंडिका। तो मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। उन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका, जो कि अभी फ्रेगमेंट्स में ही सरवाइव की गई थी। अब उनके जो अकाउंट है उसमें बहुत ये मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफ़ी डिटेल में लिखा गया है, स्पेशली पाटलिपुत्रा के बारे में, बिकॉज वो मॉडर्न एम्पायर की, मौर्यास की कैपिटल रही थी। तो पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफ़ी लिखा गया है और उनकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी काफ़ी मेंशन किया गया है मेगास्थनीज की इंडिका में, ठीक है। अब उन्होंने कंटेम्प्रेरी सोशल लाइफ के बारे में भी काफ़ी बात की थी, तो ये भी हम सोशल लाइफ अगर जाननी हो मॉडर्न एम्पायर के बारे में तो भी हम इंडिका को रेफ़र कर सकते हैं। ऑल्दो ऐसी भी कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं उस बुक में जो कि ऐसे बिलीवेबल नहीं है, कि ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही बोल दिया गया है, बट ठीक है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को बेसिकली इस बुक को आप कुछ हद तक रेफ़र कर सकते हैं, बट पूरी इन्फॉर्मेशन पे ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। नेक्स्ट वी मूव टू अदर लिटरेचर। अब और भी कुछ लिटरेरी सोर्सेज हमें मिले थे, तो उनमें से सबसे जो 3 इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं वो हैं पुराणास, और जो बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं उनमें आती हैं जातकास, जो कि मौर्यास के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब एक है सिलोनीज क्रॉनिकल्स। कौन कौन से हैं? दीपावंसा एंड महावंसा। यहाँ पर बात की गई है कि कैसे अशोका ने श्रीलंका में बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया था, फैलाया था। तो दीपावंसा और महावंसा में इन सब के बारे में बात की गई है। अब हम बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। जब भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले बात आती है एडिक्ट्स ऑफ अशोका, अशोका की एडिक्ट्स की। देखिए, जो इंस्क्रिप्शंस थे अशोका के, वो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप जो है वो डेसिफर कर पाए थे 1837 में। मतलब कि जेम्स प्रिंसेप जो है वो एक्चुअली ये पता लगा पाए थे, पढ़ पाए थे उनको कि लिखा गया है, ये इंस्क्रिप्शन में अशोका ने क्या मेंशन किया गया है, तो ये सब क्या लिखा गया है, कौन सी चीज़ें, कौन सी बातों के बारे में मेंशन किया गया है, ये सब पता लगा था। जेम्स प्रिंसेप ने पता लगाया था। ये पाली लैंग्वेज में लिखी गई हैं, कुछ जगहों पर ये प्राकृत में भी मिली हैं हम लोगों को। अब ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वही यूज़ की जाती थी राइटिंग के लिए, बट नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है वो खरोष्टी स्क्रिप्ट में भी पाए गए हैं। और भी स्क्रिप्ट्स यूज़ होती रही हैं अशोका के इंस्क्रिप्शंस के लिए। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये है खरोष्टी स्क्रिप्ट, ये है ग्रीक एंड दिस इज एरामाइक, ठीक है। तो ये है ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एंड एरामाइक स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये अलग अलग स्क्रिप्ट्स हैं जिनमें अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमें पाए गए हैं। बट मेनली क्या है कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की हम बात करते हैं तो खरोष्टी स्क्रिप्ट हमें मिली है, ठीक है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट की अगर हम बात करते हैं तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, जैसे हिंदी लिखते हैं, और खरोष्टी स्क्रिप्ट की बात करें तो वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, जैसे उर्दू लिखते हैं, ठीक है। बस ये डिफरेंस होता है इसमें। यहाँ पिक्चर में अशोका के अलग अलग एडिक्ट्स मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पर मेजर रॉक एडिक्ट्स इस तरीके से मेंशन किए गए हैं, और जैसे यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, एंड पिलर एडिक्ट्स मेंशन किए गए हैं, देन माइनर रॉक एडिक्ट्स मेंशन किए गए हैं, एंड टेरिटोरियल लिमिट्स ये मेंशन की गई है, ठीक है, कि यहाँ तक ही ये एम्पायर था इनका, अशोका का। अब यहाँ पर टोटल 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स पाए गए हैं,
देखो सारे एडिक्ट्स के बारे में ध्यान में रखना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे एडिक्ट्स हैं तो सारे तो ध्यान में रहेंगे भी नहीं, और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारे एडिक्ट्स याद रखना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट कुछ ऐसे एडिक्ट्स हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट हैं और जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं या कैसे भी, बट कुछ ही हैं ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो 2 कलिंगा एडिक्ट्स मिले थे, जो न्यूली कॉन्कर टेरिटरी थी उनकी, वहाँ पर 2 कलिंगा एडिक्ट्स मिले थे। तो जो मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट सिटीज़ में इरेक्ट किए गए थे, और फिर कुछ माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं और कुछ माइनर पिलर एडिक्ट्स भी हैं। और ये सारे जो एडिक्ट्स हैं अशोका के, वो अशोका के धम्मा जो प्रैक्टिस थी उनकी, उसके बारे में बात करते हैं, और जो भी अशोका ने अपने ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे उनके बारे में भी ये बात करते हैं। फिर इनका जो 13th रॉक एडिक्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, 13th रॉक एडिक्ट, ठीक है। तो 13th, ये चीज़ ध्यान में रखना कि 13th रॉक एडिक्ट है, पिलर एडिक्ट अलग होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको अलग डिफ्रेंशिएट करनी है। 13th रॉक एडिक्ट में बात की गई है कलिंगा में जो उनकी वॉर हुई थी अशोका की, बहुत फेमस वॉर हुई थी, उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो इस रॉक एडिक्ट में मेंशन की गई हैं। अब एक पिलर एडिक्ट है 7th पिलर एडिक्ट, उसमें ये बात की गई है कि कैसे अशोका ने कितने एफर्ट्स किए थे धम्मा को प्रमोट करने के लिए अपने किंगडम में, तो ये सब चीज़ों के बारे में 7th रॉक एडिक्ट में मेंशन, पिलर एडिक्ट में मेंशन किया गया है। अच्छा देखो, जितने भी ये रॉक एडिक्ट्स हैं, पिलर एडिक्ट्स हैं, अगर आपको सारे ही पढ़ने हैं तो मैंने पीडीएफ के एंड में मेंशन किए हुए हैं, तो जिसको भी पढ़ना है वो वहाँ से पढ़ सकते हैं, ये पीडीएफ डाउनलोड करके, और टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है t.me/readefu, ठीक है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर जितने भी पढ़ेंगे वो सारे सिर्फ इम्पॉर्टेंट, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ वहाँ पर वो डिस्कस कर रहे हैं अभी हम। तो अगर अशोका के बारे में और मौर्यन एम्पायर के बारे में अगर आपको जानना है, तो अशोका इंस्क्रिप्शन जो है वो सबसे वैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हमेशा से बने रहेंगे आपके लिए। तो अब बात करते हैं हम पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मौर्यास। मौर्यास की पॉलिटिकल हिस्ट्री किस प्रकार की थी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की, जिनका टाइम पीरियड रहा 322 से लेकर के 298 बीसी तक का। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे, और बहुत ही यंग एज में उन्होंने पाटलिपुत्रा को कैप्चर कर लिया था, और उन्होंने जो लास्ट रूलर थे नंदा डायनेस्टी के, धनानंदा, उनको हरा करके उन्होंने पाटलिपुत्रा को कैप्चर कर लिया था। साथ में उनको असिस्ट कौन कर रहा था, कौटिल्य उनको असिस्ट कर रहे थे, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे उन्होंने नंदा डायनेस्टी को जो है ओवरथ्रू कर दिया था विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, विद द असिस्टेंस ऑफ कौटिल्य। तो उनको, कौटिल्य को चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। अब उन्होंने गैंगटक वैली में अपनी पावर जो है वो बहुत फर्मली इस्टेब्लिश कर ली थी, और धीरे धीरे वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ आगे बढ़ने लगे, और इंडस तक, नॉर्थ वेस्ट तक बढ़ते बढ़ते उन्होंने पूरे इंडस तक पूरी टेरिटरीज जो है वो अपने अंडर कर ली थी। तो सारी टेरिटरीज उन्होंने जीत ली थी बेसिकली, और धीरे धीरे करके फिर वो सेंट्रल इंडिया की तरफ मूव करने लगे, कि जैसे उन्होंने, ये आप समझ लो कि दिस इज़, ठीक है, ये आप यहाँ से समझ लो कि ये गैंगटक वैली है पूरा एरिया। गैंगटक वैली से जाते जाते उन्होंने पूरा इंडस तक का ये सारा एरिया जो है वो उन्होंने कैप्चर कर लिया। फिर वो धीरे धीरे सेंट्रल इंडिया आने लगे, और नॉर्थ ऑफ नर्मदा तक, जो नर्मदा रिवर है उसके नॉर्थ तक उन्होंने सारा एरिया जो है वो कैप्चर कर लिया था। तो गैंगटक वैली, इंडस, नर्मदा सब अपने पास हैं टाइप्स, ठीक है। अब अलेक्जेंडर के एक जनरल थे जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो 305 बीसी में उन्होंने सेल्यूकस निकेटर के अगेंस्ट मार्च करना स्टार्ट किया, जो कि सेल्यूकस निकेटर जो कि अलेक्जेंडर के जनरल थे, उन्होंने पूरा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो है वो अपने अंडर लिया हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको हराया और एक ट्रीटी साइन हुई थी। इस ट्रीटी के द्वारा सेल्यूकस निकेटर जो है उन्होंने पूरा जो ट्रांस इंडस टेरिटरीज थी, जैसे कि आर्या, अराकोसिया एंड गैड्रोसिया, वो सारी मौर्यन एम्पायर को दे दी थी। साथ में उन्होंने इस मौर्यन प्रिंस को अपनी डॉटर भी मैरिज में दे दी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को अच्छा खासा गिफ्ट दिया था, 500 एलिफेंट्स का। मेगास्थनीज को मॉडर्न कोर्ट में भेजा गया था एज हिज ग्रीक एम्बेसडर। तो ये जो मेगास्थनीज की जो इंडिका लिखी गई थी, और मेगास्थनी जो है वो एक ग्रीक एम्बेसडर थे मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। ये अगर आपको पता लगाना हो कि ये कैसे हुआ था, तो ये ऐसे हुआ था। ये स्टोरी ये थी इसके पीछे स्टोरी, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के रिलीजन के बारे में। तो उन्होंने जैनिज्म एम्ब्रेस किया था। अच्छा, ये चीज़ जो है ये मैंने आपको जैनिज्म जब पढ़ाया था
तो उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ मेंशन की थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज़्म को एम्ब्रेस किया, जैनिज़्म को अपनाया अपने लाइफ के एंड के टाइम पर, ठीक है। और उसके बाद वो जब थ्रोन से खुद ही उतर गए थे तो उनके जो बेटे थे बिंदुसार वो आकर के थ्रोन पे बैठ गए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो श्रवणा बेलगोला जो कि मैसूर के पास है, यहाँ पर गए थे अपने जैन मॉन्क्स के साथ, जिन जैन मॉन्क्स को भद्रबाहु जो है वो लीड कर रहे थे। और एंड के टाइम में उन्होंने ही स्टार्व्ड हिमसेल्फ टू डेथ, तो एंड में उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी रही थी चंद्रगुप्त मौर्य की। और अगर आपको जैनिज़्म के बारे में थोड़ा सा अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वाला लेक्चर देख लेना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, कि श्वेतांबर्स और दिगंबर्स के बारे में अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके पढ़ाया हुआ है, और कौन सी जो जैन मॉन्क्स हैं वो किसको लीड कर रहे थे और कहाँ पर कौन से कहाँ पर थे, ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई हुई हैं। जिन्होंने नहीं देखा है लेक्चर वो देख लें लेक्चर वो वाला, ठीक है। अब यहाँ पर इस मैप में मेंशन किया हुआ है कि किस तरीके से मौर्यन एम्पायर बढ़ा। ये मगध था, फिर नंदा डायनेस्टी ये थी, तो ये पूरा सेकंड में ये पूरी नंदा डायनेस्टी थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर धनानंदा जो लास्ट रूलर थे उनको हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य आ गए थे, तो ये मौर्यन एम्पायर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य ने वेस्ट में ये पूरा एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर दिया था, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब वेस्ट में एक्सपैंड करते करते फिर उसके बाद उन्होंने सेंट्रल इंडिया में एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया था। फिर वो नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर भी आ गए थे। और उसके बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हो जाती है, जब वो थ्रोन से भी उतर जाते हैं, उसके बाद बिंदुसार आए थे उनके बेटे। और ये पूरा जो एरिया है, ये सारी पूरा ये ब्लू कलर का एरिया जो आप देख रहे हो, ये सारे बिंदुसार के अंडर थे, मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे बिंदुसार, उनके अंडर आ जाते हैं। उसके बाद ये जो लास्ट का एरिया आता है, तो अशोका द ग्रेट इसीलिए कहा जाता है इनको, ये पूरा एरिया जो है अशोका ने अपने अंडर ले लिया था। तो मौर्यन एम्पायर अशोका के टाइम पर मौर्यन एम्पायर इतना बड़ा था, ठीक है। अब बात करते हैं बिंदुसार की, जिनका टाइम था 298 से लेकर के 273 बीसी तक का। तो ग्रीक्स जो है बिंदुसार को अमित्र गाथा भी कहते थे। अमित्र गाथा का मतलब होता है स्लेयर ऑफ द एनिमीज, मतलब कि दुश्मनों को मार गिराने वाला, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि बिंदुसार ने पूरा डेक्कन को कॉन्कर कर लिया था, मैसूर तक, जो कि मैंने आपको मैप में भी दिखाया था। तारनाथ जो कि तिब्बतन मॉन्क है एक, वो कहते हैं कि बिंदुसार जो है उन्होंने 16 स्टेट्स को कॉन्कर कर लिया था। तो जो लैंड बिटवीन द टू सीज, मतलब कि यहाँ पर अरेबियन सी हो गया और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल हो गया, तो इन दोनों के बीच का ये जो पूरा लैंड है, यहाँ पर 16 स्टेट्स को इन्होंने कॉन्कर कर लिया था, अपने अंडर ले लिया था। और संगम तमिल लिटरेचर जो है वो ये इस बात को कंफर्म भी करता है कि मौर्याज ने पूरा साउथ तक सारा एरिया जो है वो अपने अंडर कर लिया था, पूरा कैप्चर कर लिया था उन्होंने, इन्वेड कर लिया था। इसलिए ये कहा जाता है कि मौर्यन एम्पायर जो है बिंदुसार में वो मैसूर तक पूरा एक्सटेंड करता है। साथ में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि बिंदुसार ने आजीविका एक रिलीजियस सेक्ट है, तो उनको सपोर्ट करते थे बिंदुसार। और बिंदुसार ने उसके बाद अपने बेटे अशोका को अपॉइंट किया था एज गवर्नर ऑफ उज्जैन। तो बिंदुसार के बेटे होते हैं अशोका, उसके बाद ये आ जाते हैं, ठीक है, थ्रोन पर। तो सबसे पहले जब ये स्टार्ट करते हैं अशोका, तो वो उज्जैन के गवर्नर की तरह स्टार्ट करते हैं रूल करना, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अशोका द ग्रेट की। अशोका द ग्रेट, इनका टाइम रहता है 273 से लेकर के 232 बीसी तक का, ठीक है। अब देखो बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड हुई है कि अर्ली लाइफ किस प्रकार की थी अशोका की, बट ये ज़रूर पता लगा है कि सबसे पहले उन्होंने उज्जैन के गवर्नर थे वो, और उन्होंने एक रिवोल्ट हुआ था तक्षशिला में, उसको भी सप्रेस किया था। जब उनके जो फादर हैं उनका टाइम चल रहा था, उनके रेन में ही, मतलब जब वो राज कर रहे थे उनके रूलिंग में ही के टाइम पर एक रिवोल्ट हुआ था तक्षशिला में, उसको भी अशोका ने सप्रेस किया था। उसके बाद एक 4 साल के इंटरवल के बाद अशोका जो है वो थ्रोन पे आ गए थे 273 बीसी में, यही सेम टाइम, ठीक है। और उनका जो एक्चुअल कोरोनेशन हुआ था वो हुआ था 269 बीसी के टाइम पर। इसीलिए ये कहा जाता है कि जितना भी अवेलेबल एविडेंस है हमारे पास, तो ये कहा जाता है कि थ्रोन के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था अशोका को। बिंदुसार के पिता की डेथ के बाद भी अशोका ने काफ़ी स्ट्रगल किया था थ्रोन पर आने के लिए भी, ठीक है। तो उसके बाद कुछ मेजर कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे लिटरेरी सोर्सेज है, जैसे सिलोनीज क्रॉनिकल्स, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, दीपावंसा, महावंसा, ये कहते हैं कि अशोका ने किस प्रकार से पावर को कैप्चर किया था। उनके 99 ब्रदर जो है उनको मार गिराने के बाद, और उनका जो
इंक्लूडिंग हिज एल्डर ब्रदर जो सुसीमा कहते हैं, उनको भी मारा था उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने पावर कैप्चर किया था, इसलिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल हुआ था पावर के लिए, थ्रोन के लिए भी। उनका जो यंगेस्ट ब्रदर थे, सबसे छोटे जो बेटे जो भाई थे उनके, तिस्सा, उनको छोड़ दिया था उन्होंने। बट जो मैंने आपको बताया था, एक मॉन्क हैं तारनाथ, तिब्बतन मॉन्क है, उनके द्वारा वो ये कहते हैं कि अशोका ने सिर्फ अपने 6 भाइयों को ही मारा था। तो जो अशोका के एडिक्ट्स हैं उसमें ये रेफ़र किया जाता है कि जो उनके भाई थे वो उन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर्स की तरह काम करते हैं। तो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बातें देखने को मिलती हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज से। और सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट जो अशोका के रेन में माना जाता है वो ऑब्वियसली जो उनकी विक्टोरियस वॉर रही है कलिंगा के साथ, तो वही माना जाता है। 261 BC के टाइम पर ये वॉर हुई थी जिसमें उनको जीत हासिल हुई थी। ऑल्दो ये इस वॉर का कॉज क्या था, क्यों हुई थी ये वॉर, किस तरीके से ये वॉर चला था, क्या इफ़ेक्ट्स हुए थे वॉर के, वो जो है वो अशोका के द्वारा ही डिस्क्राइब किए गए हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं है उसके बारे में, बट अशोका ने 13th रॉक एडिक्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रॉक एडिक्ट माना जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 13 रॉक एडिक्ट में उन्होंने ये मेंशन किया गया है किस तरीके से कि 150,000 वर किल्ड एंड मैनी टाइम्स दैट नंबर पेरिश्ड। ठीक है, तो वॉर के बाद कलिंगा को अशोका ने एनेक्स किया था, कैप्चर कर लिया था, मौर्यन एम्पायर में ही कलिंगा को शामिल कर लिया गया था। ठीक है, अब एक और सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है, जो कलिंगा वॉर का इफेक्ट माना जाता है, वो कौन सा था कि जब अशोका ने बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस कर लिया था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क उपागुप्ता। तो उपागुप्ता एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, तो उनके ही इन्फ्लुएंस में आकर के अशोका ने बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस कर लिया था। तो अशोका को ऐसा कहते हैं कि रियलाइज़ हुआ कि कलिंगा वॉर में कितना ज़्यादा लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ लाइव्स हुई थी, तो जिसकी वजह से अशोका को ये रियलाइज़ हुआ कि कितना ज़्यादा गलत हुआ, और उसके बाद उन्होंने रिपेंट करने के लिए और अशोका ने बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस कर लिया था। अब हम बात करते हैं अशोका और बुद्धिज़्म के बारे में। देखो, कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जो अशोका का कन्वर्जन था बुद्धिज़्म में वो इमीडिएटली नहीं हुआ था, बट धीरे धीरे हुआ था, ग्रेजुअली हुआ था। बट अबाउट 261 BC के दौरान अशोका जो है वो साक्या उपासक बन गए थे, ले डिसिपल बन गए थे, और 2.5 साल के बाद वो एक भिक्षु मॉन्क बन गए थे। अशोका ने हंटिंग छोड़ दी थी, साथ में उन्होंने बोध गया को भी विजिट किया और अलग अलग मिशंस ऑर्गेनाइज किए थे। उन्होंने स्पेशल ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए थे जिनको धम्मा महामत्तास भी कहा जाता था, ताकि धम्मा का जो स्प्रेड है उसकी प्रोग्रेस को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, बहुत स्पीड अप कर जाए, कि धम्मा जो है उसको जगह जगह फैलाया जाए। तो उन्होंने वो फैलाने के लिए अगर स्पेशल ऑफिसर्स को भी अपॉइंट कर दिया था जिनको धम्मा महामत्तास कहा जाए। अब अगर मैं इन शॉर्ट बात करती हूँ कि धम्मा होता क्या है, तो धम्मा जो है एक बेसिकली एक प्राकृत फॉर्म है संस्कृत की, जिसका मतलब होता है धर्म। धर्म मतलब कि लॉ। ठीक है, तो अशोका के हिसाब से, अगर मैं अशोका की ही बात करती हूँ, तो अशोका के हिसाब से धम्मा जो था वो ये था कि आप रिलीजियस टॉलरेंस और बढ़ाएं अपने अंदर। तो अलग अलग रिलीजन्स के लिए आपके अंदर टॉलरेंस रहे, साथ में आप बड़ों की रिस्पेक्ट करें, तो एल्डर्स की आप रिस्पेक्ट करें, साथ में जितने भी बूढ़े लोग हैं उनकी आप केयर करें, और जितने भी नीडी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी तरफ आप और दया दिखाएं, साथ में प्योरिटी हो, ठीक है, और सच बोलें आप, तो ट्रूथफुलनेस हो। ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती है इसमें। साथ में एनिमल्स को ना मारें, ठीक है, किलिंग ऑफ एनिमल्स जो है वो प्रोहिबिट हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली वायलेंस जो है पूरा प्रोहिबिट करने की बात की गई है, तो वायलेंस ना हो। तो कलिंगा की वॉर के बाद जो है उनको ये रियलाइजेशन हो गई थी कि हार्मनी होना चाहिए, वायलेंस नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों के बारे में बात हुई थी। फिर 241 BC में उन्होंने बुद्धा की बर्थ प्लेस जो है लुम्बिनी गार्डन नियर कपिलावस्तु, यहाँ पर वो विजिट करते हैं, और बहुत सारी ऐसी होली प्लेसेस को भी विजिट करते हैं बुद्धिज़्म की, जैसे सारनाथ है, श्रवस्ती है, कुशीनगरा, ये सारी जो प्लेसेस हैं उनको विजिट करते हैं। साथ में ये श्रीलंका में एक मिशन भेजते हैं, उनके बेटे होते हैं महेंद्र और उनकी डॉटर होती हैं संघमित्र। तो इन दोनों के अंडर एक मिशन भेजा जाता है अशोका के द्वारा श्रीलंका में, जहाँ पर वो बोधि ट्री की 3 कुछ ब्रांच लेकर के, जो कि ओरिजिनल बोधि ट्री है उसकी ब्रांच लेकर के वहाँ पर प्लांट करके आते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये इस तरीके से श्रीलंका में भी बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने का काम करते हैं ये लोग। अब अशोका जो है उन्होंने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्रा में ये उन्होंने कन्वीन की थी 240 BC के दौरान,
ताकि जो संघ है, जो बुद्धिस्ट संघ होते थे, जो एक संघ हो गया मतलब कि एक ग्रुप टाइप आप कह सकते हो, जो कि मैंने आपको बुद्धिज़्म के चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया भी है, वहाँ पर आप देख सकते हो बुद्धिज़्म में। तो संघ जो है उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्रा में की गई थी। और इस बुद्धिस्ट काउंसिल को किसने प्रिसाइड किया था? मोगलीपुट्टा तिस्सा ने। अब कहाँ तक था अशोका का एम्पायर? तो एक्सटेंट ऑफ अशोकाज एम्पायर की अगर हम बात करते हैं तो अशोका के इंस्क्रिप्शन में सदर्न मोस्ट किंगडम्स मेंशन किए गए हैं एज बॉर्डर स्टेट्स के, मतलब कि ये सारे जो किंगडम्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, चोलाज, पांड्याज एंड सत्यपुत्राज एंड केरला पुत्राज, ये सारे जो है ये पूरा, दिस इज केरला पुत्राज, तो ये पूरा जो थी ये बॉर्डर थी, बॉर्डर स्टेट मानी जाती थी मौर्यन एम्पायर की। मतलब कि अशोका के टाइम पर ये पूरा एरिया जो था वो तो अशोका के अंडर था, बट ये खाली ये वाला एरिया जो है वो ये बॉर्डर था, तो ये मौर्यास के अंडर नहीं था। बाकी का जितना भी एरिया आप लोगे ये सारा का सारा ये अशोका के अंडर आ जाता है। ऑलराइट, इसीलिए ये जो बॉर्डर स्टेट्स के अंदर जितना भी एरिया आता है, ये चोलास, पांड्याज का और सत्यपुत्राज, केरला पुत्राज, ये सारे जो स्टेट्स थी वो मौर्यन एम्पायर के बाहर ही रही थी। अब राज तरंगिनी के द्वारा ये कहा गया है कि कश्मीर जो है वो मौर्यन एम्पायर का ही पार्ट था। ठीक है, नेपाल जो है वो भी मौर्यन एम्पायर का पार्ट था। साथ में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो है वो ऑलरेडी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंडर ले लिया था। ठीक है, अब अशोका के धम्मा के बारे में अब हम बात करते हैं। तो देखो, अशोका ने बुद्धिज़्म ज़रूर एम्ब्रेस कर लिया था और बुद्धिज़्म को उन्होंने स्प्रेड करने की भी बहुत कोशिश की थी, बट उनकी जो धम्मा की पॉलिसी थी वो एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट था। तो ये बेसिकली वे ऑफ लाइफ के बारे में बात करता था, कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात करता था, कुछ ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स थे कि कौन से प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए जाने चाहिए और प्रैक्टिस किए जाने चाहिए लोगों के द्वारा। ठीक है, तो अब जो उनके प्रिंसिपल्स हैं धम्मा के, वो उनके एडिक्ट्स में भी मेंशन किए गए हैं। तो जो मेन फीचर्स हैं अशोका के धम्मा के, जो कि काफ़ी सारे एडिक्ट्स में मेंशन किए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? जैसे आप फादर और मदर को सर्विस करें एंड अहिंसा को प्रैक्टिस करें, लव ऑफ ट्रूथ, ठीक है, तो सच बोलें एंड रेवरेंस टू टीचर्स एंड गुड ट्रीटमेंट ऑफ रिलेटिव्स, सारे रिश्तेदारों से अच्छा ट्रीटमेंट करें उनके साथ। ठीक है, तो टीचर्स वगैरह को रिस्पेक्ट दें, एनिमल सैक्रिफाइसेस को प्रोहिबिट करें, तो वायलेंस नहीं होना चाहिए एनिमल्स के अगेंस्ट फेस्टिव गैदरिंग्स, और एक्सपेंसिव मीनिंगलेस सेरेमनीज, रिचुअल्स वगैरह ये सब नहीं होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें जो है मेंशन की गई हैं। ऑल्दो दीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट एक जनरल सेंस में आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, वर्ड टू वर्ड तो नहीं, बट हाँ आपको जनरल सेंस में ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि धम्मा जो है बेसिकली किसके बारे में बात करता था, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट था नॉन वायलेंस का और इस तरीके के जो आइडियाज़ थे अशोका के धम्मा के, वो बुद्धा की टीचिंग से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे, तो काफ़ी ज़्यादा मेल खाते थे। तो उन्होंने धम्मा को जो है बुद्धिस्ट टीचिंग के साथ इक्वेट नहीं किया था कि ये दोनों इक्वल चीज़ें हैं, सेम ही चीज़ें हैं, ये नहीं किया था उन्होंने, बट बुद्धिज़्म जो है वो उनका पर्सनल बिलीफ था, और जो धम्मा था वो एक जनरल कोड ऑफ कंडक्ट सिग्निफाई करता था। तो एक जनरल कोड ऑफ कंडक्ट बताता था कि किस तरीके से आपका आचरण किस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, साथ में अशोका ने भी विश किया था कि उनका जो धम्मा है वो हर एक सोशल लेवल पर स्प्रेड कर जाए, फैल जाए। ठीक है, अब एस्टीमेट ऑफ अशोका के बारे में हम बात करते हैं। तो अशोका जो है वो माना जाता है कि सबसे ग्रेटेस्ट ऑफ किंग्स माने जाते हैं, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट और जूलियस सीजर और बहुत सारे जो रीनोन एम्परर्स हैं पूरी दुनिया के, उन सबको भी सरपास करते हैं, उन सब से भी आगे माने जाते हैं, बड़े माने जाते हैं अशोका। और H.G. वेल्स हैं, उनके द्वारा ये कहा गया था अशोका के बारे में, अमिड्स द टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ नेम्स ऑफ मोनार्क्स दैट द क्राउड ऑफ द कॉलम्स ऑफ हिस्ट्री द नेम ऑफ अशोका शाइन्स एंड शाइन्स ऑलमोस्ट अलोन अ स्टार। ठीक है, तो अशोका जो है वो बहुत सारे रीजंस की वजह से जाना जाते हैं। अशोका जो है वो अपने आइडियल से के साथ काफ़ी पक्के थे एंड एक ड्रीमर नहीं थे, बट ही वॉज अ मैन ऑफ प्रैक्टिकल जीनियस। उनका जो धम्मा था वो इतना यूनिवर्सल था कि वो ह्यूमैनिटी को आज तक भी इन्फ्लुएंस और अपील करता रहता है, आज तक भी ह्यूमैनिटी को
के बारे में बात की जाती है। तो आज भी जैसे क्वेश्चंस अगर आप देखते हो तो यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अशोका का जो धम्मा था उस टाइम की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के हिसाब से भी रेलेवेंट है, कंटेम्प्रेरी हिसाब से भी रेलेवेंट है, तो इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं रिलेट करके पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आपके लिए ये सब जानना ज़रूरी है। एंड इन्हें हिस्ट्री का एक ऐसा एग्जाम्पल माना जाता है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कितना कमाल का था और उनकी जो नॉन एग्रेशन की पॉलिसी उन्होंने फॉलो की थी, अपने जो उन्होंने वॉर में विक्ट्री हासिल की थी उसके बाद जाके उन्होंने जो नॉन एग्रेशन की पॉलिसी फॉलो की थी उसके बारे में भी ये बहुत ज़्यादा अपीलिंग चीज़ थी उस टाइम की। एंड उनका जो सेंट्रल आइडियल था वो था कि वो ह्यूमैनिटी के वेलफेयर को और ज़्यादा प्रमोट करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेटर मौर्यास के बारे में डिस्कस करेंगे।